शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। आज से 2 दिन तक जेपी नड्डा देवभूमि उत्तराखंड में धुआंधार प्रचार करेंगे और नड्डा आज अल्मोड़ा लोकसभा के लिए पिथौरागढ़ में रोड शो और रैली करेंगे और शाम 3 बजे टिहरी लोकसभा के विकासनगर में नड्डा की रैली होगी। साथ ही शाम 4 बजे देहरादून में टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन को लेकर जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे और साथ ही रैलियां होनी है, रोड शो होना है और बीजेपी के कैंडिडेट्स के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं जिसमें 19 तारीख को इलेक्शन होना है, यानी कि पहले ही फेज में 19 अप्रैल को। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाज कर दिया था और अब जेपी नड्डा भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और आज उत्तराखंड पहुंचकर कई सारी जनसभाएं और रैलियां और साथ ही कोर कमेटी की बैठक भी नड्डा करेंगे। वहीं कल हरिद्वार में जेपी नड्डा के हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां पर जूना अखाड़े में साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही आर्यनगर चौक से ऋषिकुल चौक तक मेगा रोड शो भी करेंगे। शाम को ऋषिकुल ग्राउंड में होने वाले बीजेपी का त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल भी होंगे और बूथ स्तर के करीब 14,000 कार्यकर्ताओं से जेपी नड्डा सीधा संवाद भी करेंगे। तो कल भी प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे जेपी नड्डा। तो आपको बता दें कि कल हरिद्वार में रहेंगे और जूना अखाड़ा में साधु संतों के साथ में उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है और इसके बाद में आर्यनगर चौक से ऋषिकुल चौक तक मेगा रोड शो भी होगा। शाम को ऋषिकुल ग्राउंड में होने वाले बीजेपी के त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा और बूथ स्तर के करीब 14,000 कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज देवप्रयाग विधानसभा के मलेथा गांव में वीर शिरोमणि माधु सिंह भंडारी के प्रतिमा स्थल पर जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और साथ ही ग्रामीण भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि लगातार चुनावों को लेकर नेता लोगों तक पहुंच रहे हैं और पहुंचकर लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। तो पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो देवप्रयाग विधानसभा के मलेथा गांव में पहुंचे थे और वीर शिरोमणि माधु सिंह भंडारी के प्रतिमा स्थल पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और जैसे ही अनिल बलूनी पहुंचे तो उनका फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। तो बड़ी संख्या में लोग इस दौरान मौजूद भी रहे। पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का तूफानी प्रचार जारी है और अनिल बलूनी आज दोपहर 3 बजे रुद्रप्रयाग में आयोजित महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं सतेरा खाल, दुर्गाधार, चौपता, घिमतोली और चंद्रनगर में अनिल बलूनी लोगों से जनसंपर्क करेंगे और बीजेपी को वोट करने की अपील करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बैक टू बैक कई सारे दौरे हैं, जाके जनता से संवाद भी कर रहे हैं। अनिल बलूनी बीजेपी की उपलब्धियों को जनता के सामने भी रख रहे हैं और साथ ही महिला सम्मेलन में भी हिस्सा लेने वाले हैं अनिल बलूनी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और सतेरा खाल, दुर्गाधार, चौपता और साथ ही घिमतोली, इसके अलावा चंद्रनगर में भी अनिल बलूनी लोगों से जनसंपर्क करेंगे और बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील भी करेंगे। देहरादून में आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर कांग्रेस पर बरसे और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर ऐसा वार किया है कि कांग्रेस जर्जर हो गई है और कांग्रेस 40 सीट का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन संविधान बदलने जैसे भ्रामक प्रचार कर दलित समाज को गुमराह कर रहा है। और अठावले ने उत्तराखंड के पास में उत्तराखंड में जो यूसीसी कानून लाया गया है उसको लेकर भी तारीफ की है और साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला भी बोला। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए हैं
कॉमन सिविल कोड का एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है, ये महत्वपूर्ण कानून यहाँ पास हो चुका है और ये कानून हिंदू मुसलमानों में यूनिटी पैदा करने वाला कानून है। आज हिंदू समाज को लगता है कि भाई कॉमन सिविल कोड ना होने से हिंदू मुसलमानों के मन में मनमुटाव है। हिंदुओं को लगता है कि भाई कानून हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। इसीलिए मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि ये कानून की भारी आवश्यकता थी और मैं पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मतलब ये कानून यहाँ लाया है। उत्तराखंड में कई अनोखी बातें हैं। आज तक राज्य की स्थायी राजधानी तय नहीं है, तो जो राजधानी है उसके नाम पर कोई लोकसभा और विधानसभा सीट तक नहीं है, जबकि देश के ज्यादातर राज्यों में राजधानी के नाम पर सीटें हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी राज्य की पहचान होती है, पर उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। राज्य बनने की 24 साल बाद भी स्थायी राजधानी तय नहीं है, तो काम चलाऊ राजधानी देहरादून के नाम पर एक लोकसभा सीट तक नहीं है। लोकसभा ही नहीं, देहरादून के नाम पर एक विधानसभा सीट तक नहीं है, जबकि बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में शिमला सीट है, यूपी में लखनऊ, राजस्थान में जयपुर, गुजरात में गांधीनगर, छत्तीसगढ़ में रायपुर सीट है। उत्तराखंड में 2012 में नए परिसीमन पर विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन तब भी देहरादून नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं बनी। तो साल 1977 तक देहरादून लोकसभा सीट रही, लेकिन राजधानी बनने के बाद इस नाम से कोई सीट नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ये उत्तराखंड के इतिहास से लेकर भूगोल के नक्शे में लिखा है, लेकिन देश की संसद में देहरादून नाम की सीट से कोई सांसद नहीं पहुंचता। इस हाल के सवाल राज्य बनने के 24 साल बाद दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के पास कोई सीधा जवाब नहीं है। अभी भविष्य में परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद सब ये जो सुझाव आते हैं उसको रखा जाएगा। आज की तारीख में जो भारत का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से जो लोकसभा का परिसीमन हुआ है वही नाम चल रहे हैं, लेकिन अच्छा सुझाव है। एक अवस्था आएगा जब हम इन सुझावों की ओर आगे बढ़ेंगे। निश्चित ही इस ओर को सोचा जाना चाहिए। अगर मेरी माने, मैं तो चाहता हूं कि राजधानी गैरसैंण बन जाए। ये निश्चित ही कॉन्स्टिट्यूंसी भी राजधानी के नाम से नहीं है, और ये पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरीके की बात है। किसी भी राज्य की पूरी राजनीति राजधानी से चलती है। उत्तराखंड में नेताओं की पूरी दुकान देहरादून से चलती है, पर दुर्भाग्य है कि देश की संसद और प्रदेश की विधानसभा में देहरादून के नाम से एक सीट नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा में दशकों से चला आ रहा स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल को इस बार प्रशासन ने बदल दिया है। होटल मैनेजमेंट के स्थान पर ITI में स्ट्रांग रूम और साथ ही मतगणना स्थल बना दिया गया है। अब वोटिंग के बाद में EVM और वीवीपैट को कर्मचारी जमा करेंगे, जिसके बाद में कई स्तर की सुरक्षा भी दी जाएगी। जहाँ हमारा पहला काउंटिंग सेंटर रहता था वहाँ काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। काफ़ी कंजेस्टेड भी था और सीढ़ियाँ भी बहुत थी और आने जाने में स्टाफ को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी और जो पोलिंग एजेंट है उसको भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इस बार हमने ये ITI की बिल्डिंग सेलेक्ट की है और यहाँ पे सिक्योरिटी की दृष्टि से भी और कंफर्ट की दृष्टि से भी ये बेटर लोकेशन है। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत किसी को भी नहीं होने देंगे, चाहे वो हमारा काउंटिंग स्टाफ रहे, चाहे वो पोलिंग एजेंट्स रहें, चाहे वो मीडिया के लोग रहें या और भी कोई चुनाव से संबंधित लोग रहेंगे, तो किसी को किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी। कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। दोनों पार्टियों ने कहा है कि अब मिलकर बीजेपी को टक्कर दी जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस के 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो विपक्षी गठबंधन का धर्म निभा रही आप ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। लेकिन अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि हरिद्वार और नैनीताल सीट पर गेम पलटेगा, तो पहाड़ की 3 सीटों पर भी 20 से 30 हजार वोट का फर्क उनकी पार्टी डालेगी। तो कांग्रेस भी आपके मिले साथ से खुश है। कुछ प्लान करके भेजे गए, उस चीज को हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो, और हमारे पास के ऊपर का ज्यादा नहीं है, तो नीचे का जो दोनों सीटें इसमें 13-14% वोट परसेंटेज हमारा है, बहुत अच्छा है। इन दोनों सीटों पे तो हम एकदम पलट के रख देंगे, और ऊपर भी जो भी मतलब 30,000 20,000 हर सीट पे वोट बढ़ेगी हमारी, उसका बेनिफिट कांग्रेस को होगा। कि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी 2 तरीके से इस पर देख रही है। एक तो मनोबल बढ़ता है, हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो डिसिप्लिन टीम है उसने एक अच्छा परसेंटेज पिछले 2022 के चुनाव में लेने का काम किया, वो हमारे संग एड ऑन होगा। आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में पहली बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 3.3% यानी कि 1,78,000 वोट उसे हासिल हुए। अब 2.25 लाख वोट के दम पर आम आदमी पार्टी बीजेपी का कितना काम खराब करेगी? कांग्रेस और आप छोड़कर बीजेपी में पहुंचे जोत सिंह बिष्ट को किसी दावे पर यकीन नहीं है। रहा हूं कि इंडी गठबंधन के आपस में जो तालमेल हुआ, उसके बाद उसके नेता अगर देहरादून में प्रेस करके कहते हैं कि साहब हम 2 सीटों पर तो भाजपा को जो है मात दे देंगे, तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि उन्होंने 3 सीटों पर पहले ही हार मान ली, और उसके बाद जिस गठबंधन की वो बात कर रहे हैं, तो दोनों गठबंधन या दोनों पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पैरों से हर दिन जमीन खिसक रही है। उत्तराखंड में बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। ऐसे में अब कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ मिलने के बाद कितना फायदा होगा, ये 4 जून के नतीजे बताएंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। टिहरी लोकसभा की बात करें तो यहां भी चुनाव प्रचार चरम पर है। यहां पर राजा रानी पर जबरदस्त सियासी लड़ाई हो रही है और टिहरी राजघराने की बहू माला राज्यलक्ष्मी शाह बीजेपी की तरफ से मैदान में है, लेकिन अब कांग्रेस ने रानी शब्द को ही मुद्दा बना लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टिहरी राजघराने से आने वाली माला लक्ष्मी शाह को उनके चाहने वाले आज भी रानी के नाम से बुलाते हैं, और अब यही शब्द टिहरी में मुद्दा बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि वो क्षेत्र में नहीं जाती, जनता से नहीं मिलती, और पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा था, जिस पर अब विपक्ष रानी नाम पर ही चुटकी ले रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राजा और प्रजा बीते दिनों की बात हुई, ये कैसी रानी है जो घर से बाहर ही नहीं निकलती। निश्चित रूप से लोकतंत्र में राजा रानी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो लोकतंत्र है। एक बात, आप कितनी बार किसी को मैदान में उतारोगे? चारों तरफ विरोध है। 5 साल तक आप कहीं जाते नहीं है, आम आदमी से मिलते नहीं है, प्रजा को भी नहीं मिलते हैं। राजा पहले जाता था, दुख दर्द तो सुनता था, लेकिन आज की रानी ने तो वो भी नहीं सुना, किसी का न दुख दर्द सुना, जानने की कोशिश की भाई टिहरी की क्या समस्या है। इतनी बड़ी झील है। माला राज्य लक्ष्मी विरोध को स्वाभाविक मानती हैं, साथ ही कहती हैं कि अगर कोई रानी कहकर सम्मान देता है तो इससे क्या दिक्कत है। पॉलिटिक्स में और इस समय तो सबका सबका होता ही है, इसमें कोई नया बात नहीं है, इसमें बोलने का कुछ बात ही नहीं है। इट्स अ नेचुरल थिंग। अगर कोई किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। हम भी आपको रिस्पेक्ट देंगे तभी तो आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे। अब चुनाव में वैसे तो हर मुद्दा उठता है और यही टिहरी में भी हो रहा है। अब देखना होगा कि जनता को किसका मुद्दा कितना पसंद आता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
मणिपुर में शहीद हुए कमल सिंह भाकुनी का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव बुंगा लाया गया। शहीद कमल सिंह अल्मोड़ा के सोमेश्वर के बुंगा गांव के रहने वाले थे। वो मणिपुर में एक नक्सली हमले में घायल हो गए थे, जिसके बाद में वो शहीद हो गए। कमल सिंह 16 कुमाऊं रेजिमेंट में थे। जैसे ही कमल सिंह का पार्थिव शरीर उनके गाँव लाया गया तो भारत माँ के जयकारे लगाए गए और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। और पिछले गुरुवार को हुई नानकमत्ता साहिब के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में एक हफ्ते के बाद में उधम सिंह नगर पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की एसआईटी भी बाबा के हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिल गया है और कांग्रेस के किच्छा से विधायक तिलक राज बेहड़ ने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर ऐसी ही ढीली पुलिसिंग रही तो तराई के इलाकों में जल्द ही किसी राजनेता की भी हत्या हो सकती है। मैंने ये हाउस में बोला था, मेरा रिकॉर्डेड है कि कोई भी घटना बहुत जल्दी अगर पुलिस के अंदर बदलाव नहीं हुआ, ऐसी लूटपाट चलती रही तो बहुत बड़ी घटना कोई घटित उधम सिंह नगर में होगी और हो गई। और मैं आज फिर आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी किसी न किसी जनप्रतिनिधि की भी हत्या होगी इस जिले के अंदर, जो हालात हैं, क्योंकि यहाँ पैसे देकर जो चाहे काम जो ना होता वो करा लो। श्रीनगर के 20 अस्पताल में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण चिकित्सा अधीक्षक के दफ्तर में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और फिर अस्पताल के स्टाफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। गनीमत रही कि समय पर आग पर कंट्रोल कर लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बेस चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में आग लग गई है, तो हम सभी लोग तुरंत एक्टिव हुए और यहाँ आकर देखा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अंदर आके जब देखा तो धुआं बहुत हो रखा था। तो हम लोगों ने सारे जितने कर्मी हैं प्लस हमारे जो सुरक्षा गार्ड्स हैं, सभी लोगों ने बहुत एक्टिव होकर के उस आग पे काबू पाया और बाद में देखा कि एक पुराना सोफ़ा रखा हुआ था, जो तारों में जो शॉर्ट सर्किट हुआ वो चिंगारी गिरी होगी, वो शायद सोफे पे गिरी है और सोफा ही जला है मात्र केवल, ज़्यादा कोई और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और एट प्रेजेंट आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, कोई घबराने की कोई बात नहीं। उत्तरकाशी में भारतीय वायुसेना की ओर से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्याली स्वर्ण हवाई पट्टी पर 10 अप्रैल तक रात दिन का अभ्यास किया जाएगा। यहां पर वायुसेना की कम्युनिकेशन टीम भी पहुंच चुकी है। हालांकि अभी तक वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर यहां अभ्यास के लिए नहीं पहुंचे हैं। चिन्याली स्वर्ण में हवाई पट्टी के रनवे का विस्तारीकरण नहीं होने से अभी लड़ाकू विमानों की यहां लैंडिंग नहीं हो पाती है। टिहरी के चंबा में टूटी पहाड़ी का ट्रीटमेंट और रोड के सेफ्टी काम नहीं होने से यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी खतरा बना हुआ है, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 21 अगस्त 2023 को नई टिहरी चंबा रोड पर चंबा थाने के पास में बनी पार्किंग के ऊपर की पहाड़ी दरकने से भारी मलबा रोड पर आ गया था, जिसमें 5 लोग जिंदा दफन हो गए थे। जिसके बाद में प्रशासन द्वारा पहाड़ी का ट्रीटमेंट और साथ ही रोड सेफ्टी के काम कराने को कहा गया, लेकिन अभी तक पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। एक जियोलॉजिकल स्टडी कराई गई है और उसमें जो मिटिगेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं उसका प्रस्ताव आपदा विभाग को भेजा जा चुका है और तात्कालिक रूप से जो जो कार्य कराए जाने हैं वो मानसून से पहले इसको करा लेंगे। नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही किताबों की दुकानों में बच्चों और अभिभावकों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ दुकानदार मनमानी पर उतर आए हैं। यहाँ किताबों के साथ में जबरदस्ती कॉपियां लेने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है और अभिभावकों के पास में पूरा सेट लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बच रहा है। खास करके ICSE बोर्ड की किताबें एक
सिलेक्टेड दुकान पर ही मिल रही हैं, जहां पर अभिभावकों को जमकर लूटा जा रहा है, जिससे कि पेरेंट्स में रोष है, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी इसकी जांच की बात कह रहे हैं। एक दुकान पर गया था तो मैंने उनसे कहा कि मुझे किताबें चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको कॉपी भी साथ में लेनी पड़ेगी। उनके पास 2 बंडल रखे थे, तो उन्होंने कहा कि आप 1 बंडल इसमें से लाइए, मैं उनको दूसरा दे दूंगा। तो मैंने कहा आप इसमें से कॉपी हटा दीजिए, मुझे सिर्फ किताबें दे दो। तो उन्होंने मुझे देने के लिए मना कर दिया कि आगामी जब आएंगी, कुछ दिनों में आ जाएंगी, तब मैं आपको दूंगा। तो यह खेल जो है पूरे शहर में चल रहा है। तो मैंने उनसे खाली किताबें मांगी थी, तो राजीव वालों खान से, तो उन्होंने कहा भैया हम खाली कहते हैं किताबें नहीं देंगे, कॉपी समेत तो हमारे पास पूरा कोर्स है। मैंने कहा सर मुझे आप खाली। गढ़वाल सीट से मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत ने सिरतोली गांव को आदर्श गांव योजना के तहत में गोद लिया था, लेकिन ये गांव आज भी पक्की सड़क से नहीं जुड़ सका है। लेकिन गांव में बागवानी, पशुपालन को जरूर बढ़ावा मिला था। पौड़ी जिले के थलीसैंड ब्लॉक का सिरतोली गांव आज भी पक्की सड़क की राह देख रहा है। ये हाल तब है जब गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस गांव को गोद लेकर इसकी दिशा और दशा बदलने का फैसला लिया था। लेकिन सांसद इस गांव को पक्की सड़क से नहीं जोड़ सकी, जबकि ग्रामीणों की पहली प्राथमिकता रोड ही थी, क्योंकि बीमारी की स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि गोद लेने के बाद सांसद सिर्फ एक बार इस गांव की सुध लेने पहुंचे थे। यहाँ पे गोद तो लिया था, लेकिन काम नहीं हो पाई। मेन हमारी रोड था, आप देख लो, आप भी इसी रोड से आए होंगे, ये रोड नहीं बन पा रही है। विकास तो हुआ है, विकास, लेकिन जितना कह रहे थे उतना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, वह तो है विकास। सिरतोली गांव की मुख्य आजीविका का साधन कृषि, बागवानी और पशुपालन है। इसके लिए यहाँ के ग्रामीण सरकार की योजना से इस काम में लगे हैं। सरकारी योजना से मिलने वाली सब्सिडी से कीवी की बागवानी कुछ ग्रामीण कर रहे हैं। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी के लाइन बिछाने का काम अंतिम चरण में है। खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाए गए हैं। ग्रामीणों के लिए पंचायत घर का निर्माण किया गया है। वहीं जंगली जानवरों के आतंक से बचने के लिए सोलर लाइट भी लगाई गई है। अमृत वाटिका निर्माण भी किया गया है। कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से जैसे ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह का मिला है, कुछ लोगों को 2-4 लोगों को बकरी पालन का मिला है, और बाकी कोई विशेष स्टेप से कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। सर अभी यहाँ पे हमने ये कीवी का प्लांटेशन किया है, ये कीवी मिशन के अंतर्गत, जिसमें हमें राज्य की सहायता भी प्राप्त हुई है। इसमें 80% अनुदान पे हमने यहाँ पे किया। सरकार की योजनाओं का फायदा लेकर गांव की छवि कुछ हद तक जरूर बदली है, लेकिन ग्रामीणों को आज भी पक्की सड़क का इंतजार है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही ये गांव भी पक्की सड़क से जुड़ जाए। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट।